So we are discussing questions based on the NCERT for linear programming. Directly we start with the questions. A factory makes tennis rackets and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time. Direct questions from NCERT. A tennis racket requires 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time. ठीक है, ये दोनों के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट है कि टेनिस बैट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और क्रिकेट बैट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है. In a day, the factory has the availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. What number of rackets and beds must be made if the factory is to work at the full capacity? Full capacity पे अगर आप रन कर रहे हो फैक्ट्री को, आप तो डेफिनेटली मैक्सिमाइज करना चाहते हो कि यार जितने नंबर ऑफ रैकेट्स और बेड्स बने. What is the second one? If the profit on a racket and on a bet is rupees 20 and 10 respectively, find the maximum profit of the factory when it works at full capacity. देखिएगा, सबसे पहली बात, as we have discussed, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात है और साथ ही साथ कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपर्ली बनाने का. यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको अकॉर्डिंग देखते हैं हम. मशीन टाइम, दो बातें हैं, मशीन टाइम और क्राफ्ट्समैन टाइम. मशीन टाइम और क्राफ्ट्समैन टाइम. जहां तक कि अपन बात करें टेनिस रैकेट की, टेनिस रैकेट के लिए जो मशीन टाइम रिक्वायर्ड है, दैट मशीन टाइम इज, टेनिस रैकेट रिक्वायर्ड्स 1.5 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 3 hours ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. क्रिकेट बैट की बात कर लें. क्रिकेट बैट के लिए द रिक्वायरमेंट इज ऑफ 3 hours ऑफ मशीन टाइम एंड 1 hours ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. प्रॉपर्ली लिखना जरूरी होता है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लिया जाए, ठीक है. एट द सेम टाइम द फैक्ट्री हैज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 42 hours ऑफ मशीन टाइम. ये कंस्ट्रेंट 42, नॉट मोर देन 42 hours, मैक्सिमम 42 hours अवेलेबल है, नॉट मोर देन 42 hours. एंड 24 hours ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम, नॉट मोर देन 24 hours ऑफ क्राफ्ट्समैन टाइम. सबसे पहला सवाल है कि what number of rackets and beds must be made if the factory is to work at the full capacity. क्या सजेस्ट करते हो? What is going to be the objective function here? Objective function क्या होगा यहाँ पर? Objective function Z. मैक्सिमाइज करना है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, आपको कैपेसिटी पे, फुल कैपेसिटी पे रन कर रही है. कितने रैकेट और कितने बेड्स बने, तो लेट्स से इफ आई से X नंबर ऑफ रैकेट, टेनिस रैकेट, and y number of cricket bats are there. Can you tell me the objective function here? जिसे मैक्सिमाइज करना होगा. नहीं, 20x plus 10y की बात होगी, वो तो सेकेंड क्वेश्चन इज देयर कि प्रॉफिट दिया उसने. यस, x plus y, कितने टेनिस रैकेट और कितने क्रिकेट बैट्स बने, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज गोइंग टू बी x plus y, जिसे आपको मैक्सिमाइज करना होगा. सब्जेक्ट टू द कंडीशन. सब्जेक्ट टू द कंडीशन व्हाट? एक रैकेट के लिए जो टाइम लग रहा है मशीन टाइम, वो लग रहा है 1.5 hours, और क्रिकेट बैट के लिए लग रहा है मशीन टाइम 3 hours. तो टोटल टाइम जो लगने वाला है एक बैट के लिए 1.5 hours, तो x नंबर ऑफ रैकेट्स के लिए 1.5 into x प्लस 3 hours ऑफ मशीन टाइम, तो 3 into y. टोटल उसने कहा कि भैया 42 hours से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 42 hours. तो ग्रेटर इक्वल्स टू लेस इक्वल्स टू क्या लिखना? 42 hours से ज्यादा नहीं, लेस देन इक्वल्स टू 42. यस. सेकंड, अब क्राफ्ट्समैन टाइम के बारे में बात कर ले. मैक्सिमम 24 hours की अवेलेबिलिटी क्राफ्ट्समैन टाइम के लिए. 3 hours रैकेट में लग रहे हैं, एक रैकेट में, और 1 hour लग रहा है एक बैट में. तो यस, यू आर गोइंग टू राइट 3x प्लस y, yes, less than equals to 24. And at the same time नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ रैकेट्स और नंबर ऑफ बेड्स के बारे में बात की गई है, x must be greater than equals to 0 and y must be greater than equals to
0। मैक्सिमाइज करना है आपको, फुल कैपेसिटी पर रन करना है, मतलब जितने नंबर ऑफ, जितने ज़्यादा रैकेट और बेड्स बन सकते हैं बनाने की कोशिश करेंगे। z इज इक्वल टू x प्लस वाई। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि उसमें प्रॉफिट्स गिवन है कि 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है रैकेट के ऊपर और 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है बैट के ऊपर। तो सेकेंड क्वेश्चन में ये पहला सवाल है, और जो दूसरा सवाल है उसके अकॉर्डिंग जो वहां पर भी आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होगा। मैक्सिमाइज z विच इज रैकेट पे प्रॉफिट 20 और बेट पे प्रॉफिट 10 है, तो 20x प्लस 10y। बट सारी बात डिपेंड करती है कि क्या रीजन हमें मिलता है, अनबाउंडेड मिलता है या बाउंडेड मिलता है। विल लुक फॉर दैट। चलिए देखते हैं। पहले तो ये इनइक्विटी फॉर्म करना होगी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एज वी हैव डिस्कस दैट इज द नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट दैट इज देयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यस, यू आर अवेयर ऑफ दैट। और ये दोनों इनइक्विटीज की बात कर ली जाए। देखिए 1.5x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 42। 1.5 को लिख लिया जाए 15/10। 15/10 मतलब ये हो गया आपका 3/2। तो आई कैन राइट हियर, इसको अगर लिख रहा हूं मैं तो 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 84। फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया, आप वैसा भी रख सकते थे, बट ठीक है। 3x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 84। ग्राफ पेपर पे स्केच करेंगे तो एग्जैक्ट होगा उस केस में। एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात करूंगा तो y विल बी 0। y 0 रखा तो 84/3 इट इज बिकमिंग व्हाट 84 डिवाइड बाय 3। यस 28। ओके, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट की लाइन प्लॉट करना होगी एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट द इनइक्विटी। x 0 रखने पे 84 डिवाइड बाय 6, तो 84 डिवाइड बाय 6 14। ओके, the second inequality that is of, first I will take the equality sign और उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करूंगा। इक्वलिटी साइन लेने के बाद में आई एम गेटिंग हियर व्हाट 8,0 0,24। फाइन। अब यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट प्लॉट नहीं हो पाएगा क्योंकि ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन रफ स्केच करेंगे और वी आर गोइंग टू लुक फॉर वेदर इट इज अनबाउंडेड रीजन और बाउंडेड रीजन। एक सीधी सी बात है, आप जानते हैं कि अगर रिजल्ट बाउंडेड रीजन आता है तो आपको सीधे सीधे केवल कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करना होता है, लेकिन अनबाउंडेड रीजन आता है तब कैलकुलेशन कुछ आगे तक की बात करनी होती है आपको कि वेदर उस फंक्शन का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स हैं 28, 0 और 0, 8, 0। y एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो इट विल बी 0, 14 एंड 0, 24। तो लाइन अगर स्केच कर रहा हूँ 0 एंड 0,14 ये रफ स्केच कर रहा हूँ, ये भी क्लियर कर रहा हूँ मैं आपको। 0,14 28,0 राइट। इनइक्विटी को देख के डिसाइड करेंगे विच रीजन इज देयर। ये स्ट्रेट लाइन है, ये XY प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। विच रीजन इज देयर वो हमें डिसाइड करना होगा। विल टेक द हेल्प ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन रखता हूं मैं तो 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 24। तो 0 लेस देन इक्वल टू 84 करेक्ट है। इसका मतलब दिस रीजन इज देयर। ओरिजिन उस रीजन में आने वाला है। सेकेंड इनइक्विटी 8,0 एंड 0,24। 8,0 एंड 0,24 इस लाइन 8,0 0,24। देन अगेन 0 0 रखने पर 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 24। 0 लेस देन इक्वल टू 24 परफेक्ट है।
You are going to look for this region. Origin is included there. Finally आपको देखना होगा, और x greater than equals to 0, y greater than equals to 0 is nothing but the first quadrant. जो कुछ भी रीजन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, you have to look for the intersection of all these conditions. इन सारे constraints या restrictions का you are going to take the intersection, and that intersection is going to be what? कितना आएगा intersection? Let's say this is the point of intersection. सबका कॉमन, ये इस लाइन से बिलो दैट लाइन, इस लाइन से अगर मैं कहूँ तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, कॉमन कितना आ रहा है? कॉमन आ रहा है, बाउंडेड आ रहा है, अनबाउंडेड आ रहा है? यू आर गेटिंग अ बाउंडेड रीजन देयर, एंड दैट बाउंडेड रीजन इज कमिंग एज OCEBO. This is OCEBO. That is the bounded region you are getting here. Bounded region आ रहा है तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, यू हैव टू मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जो भी वैल्यू होगी वो कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर होगी, और कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर होगी तो दैट इज ओरिजिन. ठीक है, 0,0 0 वैल्यू होगी यहाँ पर. सी यू हैव टू इवैल्यूएट E. E इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x + 6y = 84 एंड 3x + y = 24. आपको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर बताना होगा. 3x + 6y = 84 एंड 3x + y = 24, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हाट इज दैट? 4, प्लीज सॉल्व दैट केयरफुली. 3x + 6y = 84 और 3x + y = 24, दोनों स्ट्रेट लाइन से 412. ओके, पहले मैं बात कर रहा हूँ कितनी फुल कैपेसिटी पर रन होना है, तो कितने रैकेट्स और कितने बेड्स बनना है. तो दैट विल बी इक्वल टू x + y. इफ आई टेक x + y, इन दैट केस 0,0 रखने पे क्लियरली z विल बी 0, कोई मतलब नहीं है. c विल बी 8,0. कॉर्नर पॉइंट्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज द बाउंडेड रीजन विच यू आर गेटिंग हियर. दिस इज द बाउंडेड रीजन. c is 8,0, z will be equals to 8, e will be 4,12, that will be equals to 16, and b is 0,14. डेफिनेटली यहाँ पर जब आप ऑब्जर्व करते हैं और ये ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है फुल कैपेसिटी पर रन करने पर टोटल क्या बन रहा है, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि फुल कैपेसिटी पर रन, और फुल कैपेसिटी पर रन के लिए यहाँ पर 4 नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स बनना चाहिए और 12 नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स बनना चाहिए. अच्छा, व्हाट अबाउट द सेकंड वन, जहाँ पे z इज इक्वल टू 20x + 10y की बात की जाएगी, जहाँ पे आपसे कहा गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दो. एक रैकेट के ऊपर 20 रुपीज़ का प्रॉफिट है, दूसरे बेट के ऊपर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट है, तो क्या आ जाएगा? अगेन यू हैव टू कैलकुलेट. 4,12 ही आने वाला है, चेक कर लीजिएगा प्लीज. अभी सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया था z इज इक्वल टू 20x + 10y. एट 0 लेने पर 116, 0,14 लेने पर 140, 4,12 लेने पर क्या वैल्यू आ रही है z की? 80 + 120, 200. ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है आपको, जो 200 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा टोटल, और उसके लिए भी नंबर ऑफ टेनिस रैकेट्स मस्ट बी 4 एंड नंबर ऑफ क्रिकेट बैट्स मस्ट बी 12. दैट इज अप्रोच. सारी बात कहाँ डिपेंड करती है कि इनइक्वालिटीज प्रॉपर्ली बना लीजिए आप, कंस्ट्रेंट्स या रेस्ट्रिक्शन को प्रॉपर्ली बनाना होगा. दैट इज द ओनली पॉइंट. प्लीज नोट डाउन. वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी. वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स, जो मटेरियल दिया उसमें 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम्स ऑफ वेट, एंड अदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम्स ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम्स ऑफ वेट. हो गया क्या? फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लोर. आटा इतना अवेलेबल है भाई, और 1 kg ऑफ वेट, assuming that there is no shortage of other ingredient used in making the cakes.
2 टाइप के केक बनना है कुल मिला के। 1 काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड, उसके लिए बात कर लें। केक 1 और केक 2। केक 1 के लिए 200 ग्राम, वेट 25 ग्राम। तो सेकेंड केक के लिए 100 ग्राम and 50 grams of weight। नंबर ऑफ केक्स की बात पूछी गई है कि कितने नंबर ऑफ केक्स बनना चाहिए, और जो अवेलेबिलिटी है, here it is 5 kg and here it is 1 kg, that is the availability। और ये जानते हुए, ये मानते हुए कि कोई दूसरे टाइप का शॉर्ट, बाकी कोई भी शॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ केक्स बनना चाहिए, ठीक है ना। तो अगेन यहां पर भी जैसे आपने कंसिडर किया, क्या लोगे आप, x नंबर ऑफ केक 1 and y number of cake 2, x number of cake 1 and y number of cake 2। ठीक, मुझे बताना है, मुझे मैक्सिमाइज करना है टोटल नंबर ऑफ केक्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। तो मैक्सिमाइज करना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या लिखोगे, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू व्हाट, x प्लस वाई। नाउ सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट, व्हाट आर द वन काइंड, मतलब एक पीस की बात कर लें उसको, अगर हम ये कह रहे हैं तो, या एक केक में ये रिक्वायरमेंट है। कैन यू टेल मी द इनइक्वालिटी हियर, एक केक के लिए रिक्वायरमेंट है, तो x नंबर ऑफ केक के लिए जो रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी 200x प्लस 100y, और टोटल अवेलेबिलिटी दैट इज ऑफ 5 kg। सारी बात है ग्राम्स में चल रही, तो ये भी ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 5 kg का अवेलेबिलिटी है, लेस देन इक्वल्स टू 5000। एंड लाइकवाइज द सेकेंड वन, चेक करिएगा, फैट की अगर हम बात करें 25x प्लस 50y लेस देन इक्वल्स टू 1 kg। kg को भैया ग्राम्स में कन्वर्ट करना ना भूलें, 1000। सॉल्व करने के बाद ये पोजीशन बन रही है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 50, और x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 25 से डिवाइड किया, राइट। एक बार फिर से आपके सामने वही बात है, और एट द सेम टाइम नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोज आर द नंबर ऑफ केक्स जो हमेशा पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी, इफ यू लुक फॉर 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 50, x एक्सिस पर इंटरसेप्ट y 0, 25 0, 0 50, x plus 2y less than equals to 40, right, 0, 20। अप्रोक्सीमेटली मैं प्लॉट कर रहा हूं यहां पर 25 0 50, 25 0 0 50। ठीक, द सेकेंड वन 40, 0 0, 20।
इनइक्वलिटीज की बात कर ली जाए, कौन सा रीजन है, तो 0 रखने पर व्हाट वी आर गेटिंग 0 + 0 <= 50, दैट्स फाइन दिस रीजन। किसी पॉइंट की हेल्प से चेक करते हैं यूजुअली विद द ओरिजिन, तो दूसरा पॉइंट लेके देख सकते हैं। Here if I take origin 0 0, तो 0 + 0 <= 40, दैट इज करेक्ट, मतलब ओरिजिन उस रीजन में फॉल करेगा। लेट्स से E is the point of intersection there। और एक बार फिर से x > 0, y > 0 is nothing but the first quadrant there। पॉइंट ऑफ अगर मैं देखता हूँ कॉमन रीजन की बात करता हूँ, तो कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ रहा होता है, ये अगेन यू आर गेटिंग अ बाउंडेड रीजन। दिस इज द बाउंडेड रीजन विच यू आर गेटिंग हियर। OAED, and you will have to find out the point of intersection which is E, which is going to be the intersection point of 2x + y = 50 and x + 2y = 40. What is that point of intersection? नंबर ऑफ केक्स को मैक्सिमाइज करना था, तो नंबर ऑफ केक्स को मैक्सिमाइज करने की बात आती है तो z = x + y, और कॉर्नर पॉइंट्स बाउंडेड रीजन जो रिजल्ट आ रहा है आपका, जो फिजिबल सोल्यूशन आ रहा है वो बाउंडेड है। ट्वेंटी + 10, नंबर ऑफ केक्स की बात की जाएगी तो 30 केक्स होना चाहिए, शायद सभी लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसमें भी तय बात है 20 नंबर ऑफ केक्स ऑफ वन फर्स्ट काइंड और 10 नंबर ऑफ केक्स ऑफ द सेकेंड, आसानी से बात हो जाती है। सो वी आर लुकिंग फॉर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगेन बेस्ड ऑन NCERT। देयर आर 2 फैक्ट्रीज located, one at a place P and other at place Q. From these locations, a certain commodity is to be delivered to each of the 3 depots situated at A, B, C. There are 2 factories at P and Q, और इन दोनों लोकेशन से certain commodities to be delivered to each of the 3 depots situated at A, B, C. The weekly requirements of the depots are 554 units of commodity, while the production capacity of factories at P and Q are respectively 8 and 6 units। P पॉइंट पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 8 यूनिट्स का, और Q पे जो हो रहा है वो 6 यूनिट्स का। और जो वीकली रिक्वायरमेंट ऑफ डिपो की जो है दोज आर 5, 5 and 4 यूनिट्स। एज वेल एज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो गिवन इन द प्रॉब्लम फ्रॉम P to A, P to B, P to C, Q to A, Q to B, Q to C। And now the question is, how many units should be transported from each factory to each depot in order that the transportation cost becomes minimum? बड़ा important question है। हम देख रहे थे कि LPP के जो फायदे की बात है, तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करने वाली बात, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाली प्रॉब्लम आ गई। ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, और एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बहुत सारे जो गुड्स डिलीवर किए जाते हैं, या उसको अलग अलग डिपोज कंपनीज के लोकेटेड हैं अलग अलग प्लेसेस के ऊपर, और अलग अलग प्लेसेस के ऊपर उनको डिलीवर करना है, क्या कॉस्ट लग रही है और किस ढंग से कितने यूनिट कहां से पहुंचाई जाए, सो दैट आपको जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज हो जाए। तो LPP मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो बड़े लेवल पे आप पढ़ेंगे ऑपरेशन रिसर्च में, तो वो काफ़ी बड़ा पार्ट है, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब करते ही हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ये P, ये Q, A, B एंड C, और टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटीज ऑफ P एंड Q। P पे प्रोडक्शन कैपेसिटी है 8 यूनिट्स, Q पर प्रोडक्शन कैपेसिटी है 6 यूनिट्स, और वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिपोज A, B, C आर 554, 5, 5 and 4। Cost of transportation is given from P to A, P to B and P to C। P to A is given as 160 rupees,
P to B is given as 100 rupees per unit है ना, it is per unit clearly, and from P to C is 150 rupees per unit. From Q to A it is 100 rupees per unit. Q to B 120 rupees per unit, and P to C 100 rupees per unit. और आपसे कहा गया है हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिकम्स मिनिमम. चलिए बताइए क्या किया जाए. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है आपको. पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लिखी हुई है, प्रोडक्शन भी लिखा है और रिक्वायरमेंट भी लिखी है. हम यहाँ पे अज्यूम कर लें फिलहाल कि P से A में आपने जो ट्रांसपोर्ट किया, तो P से A में आपने X यूनिट ट्रांसपोर्ट करी, P से B में Y यूनिट ट्रांसपोर्ट की. तो P से C में कितनी यूनिट्स ट्रांसपोर्ट होगी? आप देख रहे हो कि टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है 14 और टोटल रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो 14. तो हाँ, X, दिस इज Y एंड दिस इज 8 माइनस, टोटल इज 8 यूनिट्स. तो जो P से C में होगा दैट विल बी 8 माइनस ऑफ X प्लस Y. ठीक. अब P से A में अगर मैंने X यूनिट सप्लाई करी है तो Q से A में 5 माइनस X, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट A के लिए 5 है, तो इट मस्ट बी 5 माइनस X यूनिट्स. It is 5, it is Y, so it is 5 minus Y from Q to B. P to C में 8 minus of X plus Y, तो Q to C में चेक करिएगा, या इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं आप. टोटल रिक्वायरमेंट आपकी 4 की है, 8 माइनस ऑफ X प्लस Y तो आपको P से C में मिल गए, तो रिमेनिंग जो है वो Q से C में मिलेंगे. और आप ऐड करके भी चेक कर सकते हो. तो हाउ मच इट इज कमिंग फ्रॉम Q टू C? 4 माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ X प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस, तो X प्लस वाई माइनस 4. बाय द वे वैसे भी देख लीजिए, Q से A में गया 5 माइनस X, Q से B में गया 5 माइनस वाई, तो टोटल कितना हो गया? 10 माइनस ऑफ X प्लस वाई. टोटल यहाँ पे 6 था, टोटल 6 था, 6 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. समझ रहे हैं ना सभी लोग? भाई 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, तो 6 माइनस ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस वाई, तो मैच होना ही है, तय बातें होगा. ठीक है, इतने यूनिट्स ट्रांसपोर्टेशन की बनती है अपने को. वी हैव टू फाइंड आउट एक्स एंड वाई. अच्छा, हमें मिनिमाइज क्या करना है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है. तो यू हैव टू मिनिमाइज, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखता हूं, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू, लिखेगा जरा, P से A में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 160 रुपीज पर यूनिट, 160x प्लस 100y प्लस 150 इंटू 8 माइनस ऑफ x प्लस वाई प्लस 100 रुपीज का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, 5 माइनस एक्स इंटू 100 प्लस 5 माइनस वाई इंटू 120 प्लस 100 टाइम्स एक्स प्लस वाई माइनस 4. ये कॉस्ट है जो मिनिमाइज करना चाहेंगे हम, और उसके अकॉर्डिंग एक्स और वाई के रिजल्ट्स आने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, एट द सेम टाइम नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो नॉन नेगेटिविटी कंस्टेंट भाई जितने भी यूनिट्स ट्रांसपोर्ट होगी वो तो सब पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगी. तो एक बात तो है, एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. भाई सब्जेक्ट टू व्हाट कंडीशंस, तो मैं इधर पे लिखता हूं, बेहतर होगा. सब्जेक्ट टू व्हाट, तो जितनी भी यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हो रही हो पॉजिटिव होंगी. दैट मीन्स
जो कंस्ट्रेंट्स हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन 8 माइनस ऑफ x प्लस वाई मस्ट ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे? दीज आर द कंस्ट्रेंट्स कि जो भी वैल्यूज ट्रांसपोर्ट हो रही हो पॉजिटिव होंगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मिनिमम 0 हो सकता है. 5 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 8, x लेस देन इक्वल टू 5, y लेस देन इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4. राइट? ये कंस्ट्रेंट्स हो गए. ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की. फिर अब क्या किया जाए? प्लॉट कर लिया जाए. जो कंस्ट्रेंट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, इनको प्लॉट कर लेते हैं हम, जो आपने प्लॉट किए हैं यहाँ पर, जो बनाए आपने, जो कंडीशंस हैं. सबसे पहले इसको सॉल्व करके रख लीजिएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख लीजिएगा तो बेहतर होगा. दैट z इज इक्वल टू, ये करना पड़ेगा अपने को x और y के टर्म और कांस्टेंट जो भी आ रहा है उसको सॉल्व करके. ये टू मिनिमाइज दैट है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है. सो व्हेन आई प्लॉट दिस, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, that is there in the first quadrant. x plus y less than equals to 8, x plus y less than equals to 8, 8 comma 0, 0 comma 8. ठीक है. देख के बनती बात, अब तो कोई दिक्कत नहीं. x plus y less than equals to 8 and that reason is what? Definitely 0 0 रखने पे 0 plus 0 is less than equals to 8, that is okay. This reason. x plus y greater than equals to 4. What is that x plus y greater than equals to 4? तो x plus y greater than equals to 4, तो 4, 0, 0, 4 पैरेलल लाइंस ही होंगी एक्चुअल में. ये तो आपको समझ में आती है बात, बिल्कुल समझ में आती है. फोर 0 0 4, but x plus y greater than equals to 4, 0 plus 0 greater than equals to 4, 0 is greater than 4 is not correct. So origin is not there in that reason. यहाँ पर एरो इस साइड मार्क करेंगे और यहाँ एरो इस ढंग से मार्क करेंगे आप. I think all of you are getting this. x less than equals to 5 and y less than equals to 5, x equals to 5, x equals to 5, y x equals to 5 is what? Parallel to y axis. और x लेस देन इक्वल्स टू 5 कहा गया है, तो दिस रीजन. और y लेस देन इक्वल्स टू 5, यहां कहीं 4, यहां कहीं 5, ये x इक्वल्स टू 5, ये y इक्वल्स टू 5, दिस इज x प्लस y इक्वल्स टू 8, दिस इज x प्लस y इक्वल्स टू 4. राइट? You have to look for the intersection of all. इन सभी का इंटरसेक्शन. Common of all. Below this line, leftwards toward that line, इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए. कैसा रीजन मिल रहा है आपको? बाउंडेड रीजन ही मिल रहा है. That is this reason. Please check. ठीक है.
जो बाउंडेड रीजन आ रहा है एक्चुअल में वो आ रहा है आपका यहाँ पर ए बी डी एफ एच आई ए, यस दैट इज द बाउंडेड रीजन। और ये कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर ली जाए, पहले इसको सॉल्व करना होगा। यस यू विल हैव टू सॉल्व दिस एक्स और वाई के टर्म में प्रॉपर्ली। बताएंगे आप मुझे इफ एनीबॉडी हैज सॉल्व दिस। मिनिमाइज जेड की बात की गई है। यस प्लीज। हाँ प्लस 1900। ओके, अब यार कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर देखेंगे। ए पॉइंट मिनिमाइज करना है आपको 4,0, बी पॉइंट इज 5,0, डी पॉइंट, that D point is nothing but the intersection of x equals to 5 and x plus y equals to 8, तो बहुत सोचना नहीं पड़ेगा आपको। 5,3, then F point intersection of y equals to 5, so it will be y5 at 3,5, H point 0,5, I point 0,4, बता पाएंगे आप मुझे वैल्यू? यू हैव टू कैलकुलेट दिस 10x माइनस 70y प्लस 1900 ए बी सी के ऊपर क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। जस्ट कैलकुलेट दैट फास्ट। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम भी कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, आसानी से बन जाता है। यस वैल्यूज बताएंगे आप मुझे? 4,0 1940, 5,0 1950, yes D point, what is that value? कैलकुलेट करें फास्ट। 1740, F point 10 into 3, हाँ जी, हाँ वही मैं चाह रहा हूँ एग्जैक्टली वैल्यूज क्या आ रही है, वही हम चाहते हैं। व्हाट दैट वैल्यू एट 3,5, देन 0504, यस 3,5 के लिए 1730। व्हाट अबाउट 0,5 H 0,5 minus 350, 1900 minus 350, 1550, 0,4 1900 minus 280, 1720, नो 1620 क्या? 0,4 1900 minus 280, 16 16 20। मिनिमम कहाँ आ रहा है इसमें? मिनिमम इज कमिंग एट 0,5 और मिनिमम इज कमिंग एट 0,5। एक बार चेक कर लीजिएगा 0,5, यू आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू एट 0,5, दैट मीन्स value of x must be 0 and value of y must be 5। एक सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो आप सही से सॉल्यूशन आ रहा है। P से A में जो कॉस्ट है 160 और P से B में कॉस्ट है 100, तो उसने कहा भैया सारा जो माल सप्लाई होना है वो P से A कुछ नहीं करना, अपने को बेस्ट है Q से A में सारा सप्लाई हो रहा है। यही हो रहा है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो उस ढंग से देखा गया। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये आपने मिनिमाइज कर दी कॉस्ट को। ये तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़े लार्ज स्केल पे आप बात कर सकते हैं, होती ही है इनफैक्ट।
और इसके लिए बड़े बड़े रिसर्चर्स रहते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं इस बात के लिए कि यार जो बैठ के केवल यही करते रहते हैं कि उनको किस ढंग से कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए। क्लियर है? बट ये छोटा सा एग्जांपल उसका, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। दीज आर द नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, ये दोनों होते हैं अपनी जगह, और दीज आर द अगेन कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि सारे के सारे जो होंगे वो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स होंगे, सारी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी, उसके अकॉर्डिंग चेक किया हमने, बट फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें x की वैल्यू 0, बट ठीक है, नॉन नेगेटिविटी मतलब 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट्स हमने पहले शेड किया, कॉर्नर बाउंडेड रीजन आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज को चेक किया और मिनिमम वैल्यू आ गई। Again a question from NCERT based on LPB. A diet is to contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals. Two foods F1 and F2 are available. Food 1 या food F1 cost rupees 4 per unit and food F2 cost rupees 6 per unit, as well as 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit of food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. पहले तो क्वेश्चन है फॉर्मुलेट दिस एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द मिनिमम कॉस्ट ऑफ फॉर दिस डाइट so that there exist mixtures of these two foods and also meet the minimum nutritional requirements. देखिएगा, दो फूड्स को मिक्स करना है आपको यहाँ पर, और उस डाइट में एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, कम से कम इतना होना चाहिए, 80 ऑफ ए एंड 100 ऑफ मिनरल्स। और दो फूड्स को आप दो फूड को मिक्स कर रहे हैं और दोनों की जो कॉस्ट है वो एक की कॉस्ट है F1 की कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट एंड F2 की कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट। F1 के लिए कार्यक्रम कुछ ऐसा है, जो कंटेंट्स हैं उनको लिख दें हम, फूड F1 फूड F2, ठीक। मिनरल्स फूड F1 contains 3 units and 4 units of minerals, 3 units of A and 4 units of minerals. Food 2 contains 6 units of A and 3 units of minerals. जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो कहा गया है आपको कि एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ ए होना चाहिए, एटलीस्ट 80 यूनिट्स ऑफ ए एंड 100 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है। फूड F1 की कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट फूड, तो सबसे पहले तो अपन ले लेते हैं x यूनिट ऑफ फूड F1 एंड y यूनिट ऑफ फूड F2, ठीक है। बताइए, लीनियर प्रोग्रामिंग मिनिमाइज करना है आपको कॉस्ट, minimize what you are going to minimize, z is equals to 4 रुपीज पर यूनिट है तो 4x प्लस 6y, ठीक बात है। एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशंस जो गिवन है आपको, मिनिमम जो अपने से कहा गया है कि जो वो टोटल बनना है फूड उसमें 80 यूनिट्स ऑफ ए होना चाहिए। वी आर गोइंग टू राइट 3x प्लस 6y एटलीस्ट 80 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 से ज्यादा हो, एंड 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 विथ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक।
प्रॉब्लम को तो फॉर्मुलेट करने का कहा था, किया हमने। इनइक्वालिटी 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 अगर मैं ले रहा हूं तो इस केस में x एक्सिस पर इंटरसेप्ट की बात की जाएगी तो y 0, 80/3 0, ओके, 4x plus 3y greater than equals to 100. In that case 25, 0, 0, 100/3 33 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ होगा 13 पॉइंट और यहाँ पे होगा 25, 26 पॉइंट, ओके, मैक्सिमम यहाँ पे 33, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाएंगे, एग्जैक्ट होगा वो। ओके, 80/3, 0 और 0, 40/3, 80/3 26 पॉइंट समथिंग और ये हो गया 0, 40/3, ये हो गया 26 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे हो गया 13, ठीक। एट्टी बाय 3, 0, 0, 40/3, इट इज 25, 0, ओहो 25, 0, थोड़ा सा एग्जैक्ट प्लॉटिंग होना जरूरी। इट इज 80/3, 0, तो इट इज ग्रेटर देन दैट, 25 से ज्यादा होगा ये। एंड 0, 100/3, 33 पॉइंट समथिंग, यहाँ कहीं हम लेते हैं 25, और 25 हो गया 33 पॉइंट समथिंग, ठीक। इनइक्वालिटीज को मार्क भी कर लें। डेफिनेटली ओरिजिन 0, 0 रखने पर 0 इज ग्रेटर देन 80 इज नॉट करेक्ट एंड 0 इज ग्रेटर देन 100 इज नॉट करेक्ट, आउटवर्ड्स टू दैट, and it is also outwards to that, ठीक। this is A, B, C, D, and if I look for the reason, that reason is coming as the unbounded reason. Now it is unbounded reason. अगर bounded reason होता तो सीधी सी बात है कि कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज को इवेलुएट करते and you are going to get the maximum or minimum whatever is required. But अभी जो आपको जो रीजन आ रहा है, that reason is this unbounded reason. Right? This is the reason in fact. ठीक है। This is the point of intersection there. Proper plotting होना जरूरी है यहाँ पर। You will have to tell me the point of intersection also. This point of intersection is also required. I have written here A, B, C, D. Let's say it is E. You will have to give me the point of intersection of those two. दोनों straight line point of intersection required है 24, 4/3. लेकिन अनबाउंडेड रीजन में केयरफुली आपको सॉल्व करना होगा। अब की बार आपसे कहा गया था कि कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। सबसे पहली बात तो आपको ये करना होगी, ये भी तय बात है कि अगर मिनिमम उसका एग्जिस्ट कर रहा है तो मिनिमम कॉर्नर पॉइंट्स पे ही करेगा और कहीं नहीं जाने वाला है।
अगर मिनिमा उसका एग्जिस्ट करा, लेकिन इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि इन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिनिमम हो सकता है कि हम उसका मिनिमा फाइंड आउट नहीं कर पाए। दो बातें हैं, होगा तो कॉर्नर पॉइंट्स पे होगा, और अदरवाइज ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वी कैन नॉट फाइंड आउट दैट मिनिमम वैल्यू। बट फॉर दैट विल हैव टू कैलकुलेट, यस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ z एट कॉर्नर पॉइंट्स। मतलब कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब हो गया यहाँ पर जो अनबाउंडेड रीजन के लिए कॉर्नर पॉइंट्स है ए ई डी, जो अनबाउंडेड रीजन के लिए कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ए पे वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं मैं, ई पे वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं और डी पे वैल्यू कैलकुलेट करने वाला हूं। बता दीजिए बेहतर होगा। ए पॉइंट इज 0,100/3 and that z is coming as 6 into 100/3, 200 na. E point is 24,4/3. You'll have to tell me the z then. Yes, 104. Okay. And D point, and that D point is 80/3,0. Then z will be equals to 320/3. So we are going to look for, अब जब अनबाउंडेड रीजन आया तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स के वैल्यू, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यूज को इवेलुएट किया, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू इवेलुएट किया, और इन तीनों में वी वांट टू मिनिमाइज, इन तीनों में हम मिनिमम को सर्च करेंगे। दैट मिनिमम इज कमिंग हियर एज 104। लेकिन हम 104 को डिक्लेयर नहीं कर देंगे कि ओके 104 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 24 यूनिट्स ऑफ फूड 1 एंड 4/3 यूनिट्स ऑफ फूड 2 इज रिक्वायर्ड। 104 मिनिमम आया है। अब उस मिनिमम को हम जरा चेक करेंगे। यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, हम देखेंगे क्या इससे कहीं कुछ लेस पॉसिबल है क्या। दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये देखिएगा जो ध्यान से, 4x plus 6y, we want to minimize the cost. 104 we are getting as the least value out of these three. हम देखेंगे 104 से लेस कुछ पॉसिबल है क्या। मिनिमाइज करना था इसलिए 104 से लेस। अगर मैक्सिमाइज करना होता तब क्या करते? नो नॉट 104। इन दैट केस इट्स नॉट 104। अगर मैक्सिमाइज करना होता तो इन तीनों में मैक्सिमम सर्च करते, और मैक्सिमम है 200। इन दैट केस वी आर गोइंग टू लुक फॉर 4x plus 6y greater than 200। फिलहाल 4x plus 6y less than 104। It is becoming 2x plus 3y less than 52। अभी क्या करना होगा, अभी मुझे इस इनइक्वालिटी को प्लॉट करना होगा। 2x plus 3y less than 52। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट की बात कर रहे हैं तो y0 26,0 and 0,52/3। अब ये 26,0। अब यहां पर आपको प्लॉट करना होगा इसे एग्जैक्टली ऑन द ग्राफ पेपर, तभी आप उसको कंफर्टेबली समझ पाएंगे। तो 26,0 दोस्तों ध्यान से देखना, दिस पॉइंट इज 25,0। 80/3 की जो वैल्यू है वो 26 से कुछ ग्रेटर वैल्यू है। 80/3 की वैल्यू 26 पॉइंट समथिंग होगा। तो 26,0 जो होगा वो डेफिनेटली इसके बीच में कहीं आएगा ना। दिस इज गोइंग टू बी द 26,0। ठीक है, जो ब्लैक मार्कर से मैंने मार्क किया है ये। यहां पर एग्जैक्ट प्लॉटिंग की जरूरत लगती है। और 0,52/3, 52/3 अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 17 पॉइंट कुछ। और ये है आपका कितना? 40/3। इससे ऊपर आएगा। आपको यहां पे लाइन प्लॉट करना होगी, और आप ये ऑब्जर्व करोगे, जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे है ना, ये हो रहा है आपका 13 पॉइंट समथिंग, और वो आ रहा है आपका 17। 0,52/3 you are going to plot that line। और वो जो लाइन आप जब प्लॉट करोगे, that line is going to pass through E। I think it's going to pass through E। and please check, क्या ये स्ट्रेट लाइन जो बनेगी लेस देन 52 है, तो इस स्ट्रेट लाइन से बिलो आएगा। 0,0 रखने पर बिलो आएगा उस स्ट्रेट लाइन से। 0 लेस देन 52 इज ओके। आप देखोगे कि क्या ये स्ट्रेट लाइन जो आपने ड्रॉ करी है,
क्या ये इस अनबाउंडेड रीजन के साथ में कुछ कॉमन एरिया शेयर कर रही है? सुनिएगा इस बात को ध्यान से। क्या ये स्ट्रेट लाइन जो आप प्लॉट कर रहे हो, क्या ये स्ट्रेट लाइन कुछ कॉमन एरिया शेयर कर रही है इस अनबाउंडेड रीजन के साथ? ध्यान रखिएगा, अगर ये कुछ कॉमन एरिया शेयर कर रही है अनबाउंडेड रीजन के साथ में, कुछ भी कॉमन एरिया शेयर कर रही होगी, हम कहेंगे उस केस में वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लेकिन अभी जो आप प्लॉट कर रहे हो, अभी जब आपने प्लॉट करेंगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू पास थ्रू ई, करके देखेंगे आप लोग। ये ई से जरूर पास करेगी, ई इज द कॉर्नर पॉइंट देयर। समझ रहे हो इस बात को? ई से जरूर पास करेगी ये, लेकिन ये जो अनबाउंडेड रीजन है इसके साथ में कुछ भी कॉमन एरिया शेयर नहीं कर रही है। और अगर कुछ भी कॉमन एरिया शेयर नहीं कर रही है, in that case yes we can conclude that minimum cost of that mixture, जो आपको दो फूड को मिला के बनाना था, that is going to be 104, वो 104 होगी। और उसके लिए x यूनिट्स, तो 24 यूनिट्स ऑफ फूड 1 एंड 4/3 यूनिट्स ऑफ फूड 2 इज रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन, सुनिएगा, अगर ये लाइन कुछ ऐसी होती कि ये कुछ, अगर ये स्ट्रेट लाइन कुछ कॉमन एरिया शेयर कर जाती, लेट्स से यहां पर स्ट्रेट लाइन है और ये कुछ कॉमन एरिया शेयर कर जाती विद अनबाउंडेड रीजन, कुछ भी कॉमन एरिया शेयर अगर होता, तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू कंक्लूड कि उस केस में वी कैन नॉट फाइंड आउट द मिनिमम। मतलब ये है कि 104 से भी मिनिमम कुछ और पॉसिबिलिटीज हैं। 104 को हम मिनिमम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, 104 से भी मिनिमम पॉसिबल है। और एज आई डिस्कस्ड यू कि अगर ये मैक्सिमाइज करना होता, इन दैट केस अगर मैक्सिमाइज करने की बात आती, इन तीनों में आप मैक्सिमम सर्च करते, वो 200 है, सुन रहे हैं आप लोग, है ना? इन तीनों में मैक्सिमम सर्च करते, वो 200 है, और वो 200 के केस में हम कहते 4x + 6y > 200, और उसको प्लॉट करते और देखते कुछ कॉमन है क्या उसमें, उस ढंग से काम कर रहे हैं। क्लियर है? अनबाउंडेड रीजन में काम बढ़ जाता है, सीधी सी बात है। बाउंडेड में तो सीधे सीधे से आपने कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू इवैल्यूएट करी और खत्म बात। लेकिन इन केस ऑफ अनबाउंडेड रीजन यू हैव टू चेक विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन कि उसमें मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। दैट इज अप्रोच। नाउ लुक फॉर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी अगेन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 and F2, and F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid. F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil conditions, a farmer finds that she needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop. If F1 costs ₹6 per kg and F2 costs ₹5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrient requirements are met at a minimum cost. And what is the cost that is required? F1 में जो गिवन है, F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फॉस्फोरिक एसिड, P से डिनोट कर रहा हूँ केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और F2 के लिए 5% नाइट्रोजन एंड 10% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। Total requirement 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric for her crop. F1 की कॉस्ट है ₹6 per kg और F2 की कॉस्ट है 5 per kg। सबसे पहले हमने कंसिडर किया F1 कॉस्ट ₹6 per kg, X kg ऑफ F1 और Y kg ऑफ F2 हमने लिया। ठीक है, जो आपको करना है मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, फर्टिलाइजर की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमम Z विच इज गोइंग टू बी ₹6 per kg F1, 6x प्लस 5y F2 की कॉस्ट है ₹5 per kg। मिनिमम 14 kg ऑफ नाइट्रोजन, एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड एंड एटलीस्ट 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड, 14 kg. So how you are going to form the inequality? F1 consists 10% nitrogen and 6% phosphoric.
F2 consists 5% nitrogen and 10% phosphoric. Yes, tell me the inequalities. Yes, constraints. 10 percentage of X, है ना? तो 10 by 100 into X plus 5 by 100, 5%, ठीक बात है, 5 by 100 into Y is at least कम से कम 14 kg होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है, must be greater than equals to 14, क्योंकि kg के टर्म में चल रहा है, X और Y भी kg लिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें. It is going to be, अच्छा सॉल्व करने पे आ रहा है ये 2x plus y greater than equals to 280. ओके, इसको सॉल्व किया आपने, ठीक है. लाइकवाइज फॉस्फोरिक एसिड की बात कर लेंगे. 6 by 100 into x plus 10 by 100 into y and must be greater than equals to 14. Yes, please. After solving that, what you are getting here? 6x plus 10y greater than equals to 1400, as well as x greater than equals to 0 and y greater than equals to 0. Those are the non-negativity constraints. बाउंडेड अनबाउंडेड, अनबाउंडेड. तो फिर काफी काम है आपके लिए करने के लिए. अच्छी बात है, काफी अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है आपको. यूजुअली एग्जाम में शायद बाउंडेड आता, लेकिन हम ऐसा नहीं मान के चल रहे हैं. बाउंडेड भी आना चाहिए आपको और अनबाउंडेड भी आना चाहिए. सो यहाँ पर 1400 तक जा रही बात. तो पहले तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 280, 140,0 एंड 0,280. पॉइंट्स को देख के तो आप डिसाइड करोगे कि स्केल क्या लेना है ना. एंड दिस इज 6x प्लस 10y greater than equals to 1400. What is that? 1400 by 6 is coming as what? 700 by 3. Okay, फ्रैक्शन में 0, बढ़िया. 700 by 3 is approximately 233. 225 will become what you are saying, 233. ओके ओके ओके, चलो बना लिया जाए. कैसे बना रहे हो? 0 100 की स्केल पे बना लें, बेहतर होगा. 100 यहाँ कहीं 200. ग्राफ पेपर पे बना के देख लीजिएगा, बेहतर होगा आप लोगों के लिए. फर्स्ट वन 140,0 and 0,280. 140,0 and 0,280. यार ये अप्रोक्सीमेटली बना पा रहा हूं मैं यहाँ पर. आपने कहा था 233 एंड 0,140. ठीक, इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 280. ठीक है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 280 एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1400. क्लियरली आउटवर्ड्स ऑफ दैट. So again, what you are getting, that result, let's say this is A, this is B, this is C. जो रिजल्ट आपको मिल रहा है एक बार फिर से, वो मिल रहा है अनबाउंडेड रीजन. जो कॉमन रीजन आ रहा है, दिस इज दैट रीजन. Yes, you will have to find out the
point of intersection here, C point is required. 100, 80. मिनिमाइज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है आपको, कॉर्नर पॉइंट्स की बात करनी होगी, ए पॉइंट, सी पॉइंट और बी पॉइंट, ए सी और बी के ऊपर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू। जब मिनिमाइज करने की बात आती है तो ए पॉइंट इज 0,280 and you want to calculate the Z 1400, okay, and then C point which is 100,80 1000, and then B point 700 by 3,0, again it is coming 1400। मिनिमम करना है आपको, मिनिमाइज करना है तो इन तीनों में लीस्ट सर्च करेंगे और जो लीस्ट होगा दैट इज इक्वल्स टू 1000 ईयर। तो लेकिन बाउंडेड नहीं है, बाउंडेड होता तो बात खत्म हो जाती है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड के केस में यू हैव टू लुक फॉर 6x + 5y। मिनिमम चाहते हैं तो 1000 से लेस देन 1000, राइट। इस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना होगा, इनइक्वालिटी को प्लॉट करना होगा इनफैक्ट, और ये भी समझ में आ रहा है 6x + 5y लेस देन 1000, तो इट विल ओरिजिन साइड में होगा ये, x एक्सिस पर y 0, 1000/6 या 500/3, और y एक्सिस के ऊपर 0, x 0, 0,200। ठीक है, 500/3 is coming approximately 166 point something और 0,200। आप जब इस लाइन को प्लॉट करोगे 500/3, यहां कहीं 500/3, and this is 0,200। when you are going to plot that line you will be looking for that। अच्छा, इसमें आप क्या टेकिंग सम, ये सी से पास करेगा या फिर ये कुछ रीजन शेयर कर रहा है? सी से पास कर रहा है ये। हाँ, इसके लिए प्रॉपर स्केचिंग होगी तो बात बन पाएगी, अप्रोक्सीमेटली में बात नहीं बन पाएगी। कुछ कॉमन रीजन तो नहीं शेयर कर रहा है? अगर कुछ भी कॉमन रीजन शेयर कर रहा होता है तो हम कहेंगे कि यस वी कैन नॉट फाइंड आउट दैट मिनिमम वैल्यू, बट अगर ये सी से पास कर रहा है और कुछ कॉमन रीजन शेयर नहीं कर रहा है, ये इसके साथ में कुछ भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, यहाँ पर इस रीजन के अनबाउंडेड रीजन में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इन दैट केस वी विल कंक्लूड 1000 इज द मिनिमम वैल्यू, एंड फॉर दैट 100 ऑफ x kg ऑफ f1 मतलब 100 kg ऑफ f1 एंड 80 kg ऑफ f2 इज रिक्वायर्ड। अनबाउंडेड में केयरफुली थोड़ा सा सॉल्व करने की जरूरत होती है, प्रॉपर प्लॉटिंग से ही आप समझ पाएंगे उसको। अगर ये लाइन कुछ कॉमन एरिया रीजन के साथ तो फिर हम कंक्लूड नहीं कर पाते। ठीक है।